Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. We are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 7th of December 2022. 7 दिसंबर 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे. आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू लाइक इट एंड डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स एज वेल. लाइक बिल्कुल अच्छे से करिएगा और इसमें बिल्कुल शर्माने की ज़रूरत नहीं है. कल यूपीएससी मेंस का रिज़ल्ट आया था, तो मैं आपको बता दूं कि हमारे जो यूपीएससी हमारा जो कोर्स चल रहा है यूपीएससी का, और उसमें से 2 सिलेक्शंस हमको देखने को मिले हैं. सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम. जो भी लोग हैं, 2 हमने मेंस में भी सिलेक्शन करवाए. सो दैट इज़ अ गुड थिंग फ्रॉम आर एंड वी आर हैप्पी टू अनाउंस दैट एज वेल. लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि वो इंटरव्यू में भी सेलेक्ट हो एंड फाइनल रिजल्ट में अपना नाम करें. एंड जो लोग आप में से अगर आपने दिया हो तो वेरी गुड है. अगर आपने नहीं दिया है तो भी ऑल द बेस्ट, क्योंकि इस साल आप देने वाले हैं अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो ऑल द बेस्ट फॉर यू टू. स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज के प्रीलिम्स क्वेश्चंस ऑफ द डे के साथ. पहला सवाल आपके सामने है. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. पहला स्टेटमेंट कह रहा है ही वॉज अरेस्टेड इन कनेक्शन विद द अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस. दूसरा है ही एडिटेड वंदे मातरम न्यूज़पेपर. थर्ड है ही डेवलप्ड इंटरनल योगा. आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज़ इज़ एसोसिएटेड विद द अबव कैरेक्टरिस्टिक्स. कौन सी पर्सनैलिटी के ऊपर ये अबव कैरेक्टरिस्टिक्स मैच करते हैं. ऑप्शन है अरबिंदो घोष, लाला लाजपत राय, एम.एन. रॉय या राम प्रसाद बिस्मिल. बहुत ही आसान सवाल है. द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज अरविंदो घोष. आप सबको पता होगा कि अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस में उनको अरेस्ट किया गया था. वंदे मातरम न्यूज़पेपर का एडिट करते थे एंड इंटरनल योगा उन्होंने डेवलप किया है. दूसरा सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग सर जगदीश चंद्र बोस. ऑप्शंस आपके सामने हैं. पहला स्टेटमेंट कह रहा है डिस्कवर्ड वायरलेस कम्युनिकेशन. दूसरा ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सपेंशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइंस इन इंडिया. Third, he was named as the father of radio science by the Institute of Electrical and Electronics Engineering. And fourth statement, he chaired the Rules of Procedure Committee in the Constituent Assembly. ऑब्वियस सी बात है, आसान सवाल है आपके लिए. द करेक्ट आंसर इज़ द फोर्थ स्टेटमेंट. वही इनकरेक्ट है क्योंकि ही वॉज नॉट चेयरिंग द रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी को चेयर किया था. थर्ड स्टेटमेंट है आईएलओ के संबंध में स्टेटमेंट्स दिए हैं. आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है. पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट इज़ एन इंडिपेंडेंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दैट एम्स एट प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू द डेवलपिंग नेशंस. दूसरा स्टेटमेंट है द स्टैंडर्ड सेट बाय आईएलओ इज़ नॉन बाइंडिंग इन नेचर. एंड तीसरा स्टेटमेंट है इंडिया इज़ द फाउंडिंग एंड अ परमानेंट मेंबर ऑफ आईएलओ. आपको बताना है कि इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन कौन से हैं. बहुत ही अच्छा सवाल है, आसान भी है. आई होप आप इसका आंसर कर पाएंगे. द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज 2 and 3. 2 और 3 सही है. पहला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये इंडिपेंडेंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है. ये यूएन बॉडी है, कि यूएन ऑर्गेनाइजेशन है. इट कम्स अंडर यूएन, इट इज़ नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ दैट. तो दैट इज़ अ थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट. ये 3 सवाल थे. आई होप आपको समझ में आया होगा. पीआईबी की कल की एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं. सो दैट न्यूज़ इज़ रिगार्डिंग जगदीश चंद्र बोस. तो एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने एक ऑर्गेनाइज़ किया है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़ की है ऑन द कंट्रीब्यूशंस ऑफ जेसी बोस, अ सत्याग्रही साइंटिस्ट. इनका नाम इन्होंने इस कॉन्फ्रेंस का नाम जो रखा है इन्होंने जेसी बोस, अ सत्याग्रही साइंटिस्ट. एंड दिस वॉज डन ऑन हिज 164th बर्थ एनिवर्सरी. तो 164वीं बर्थ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में ऐसा किया गया, ऑर्गेनाइज़ किया गया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा. जगदीश चंद्र बोस के बारे में अगर हम बताएं तो ये इंडियन फिजिसिस्ट थे एंड प्लांट फिजियोलॉजिस्ट थे. एंड इन्होंने बीएससी किया था फ्रॉम द यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन. एंड ही वाज कनेक्टेड विद द यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन इन 1883. एंड बीए किया था इन्होंने नेचुरल साइंसेस ट्राइपोज में फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज. एंड इसके अलावा कॉन्ट्रीब्यूशंस की अगर हम बात करें तो 1917 में उन्होंने इस्टेब्लिश किया था बोस इंस्टीट्यूट, विच वाज इंडियाज़ फर्स्ट मॉडर्न रिसर्च सेंटर डेवलप्ड टू इंटर डिसिप्लिनरी स्टडीज़. तो 1917 में उन्होंने बोस रिसर्च इंस्टीट्यूट डेवलप किया था, इस्टेब्लिश किया था, बोस इंस्टीट्यूट डेवलप किया था, विच वाज एशियाज़ फर्स्ट मॉडर्न रिसर्च सेंटर डिवोटेड टू इंटर डिसिप्लिनरी स्टडीज़. ही डिस्कवर्ड वायरलेस कम्युनिकेशन. बहुत इंपॉर्टेंट है, वायरलेस कम्युनिकेशन उन्होंने डिस्कवर किया था. एंड जो इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, उन्होंने इसको जेसी बोस जी को फादर ऑफ रेडियो साइंस भी कहा था, इसी कारण से, वायरलेस कम्युनिकेशन के डेवलपमेंट के कारण. इन्होंने इन्वेंट किया था क्रेस्कोग्राफ. क्रेस्कोग्राफ नाम का इंस्ट्रूमेंट होता है विच इज़ अ डिवाइस फॉर मेजरिंग द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. याद रखिएगा, क्रेस्कोग्राफ इज़ अ डिवाइस फॉर मेजरिंग द ग्रोथ ऑफ द प्लांट. ये इन्होंने डिस्कवर किया था.
एंड ही फॉर द फर्स्ट टाइम डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट प्लांट्स हैव फीलिंग्स। इन्होंने भी डिमॉन्स्ट्रेट किया था कि प्लांट्स के अंदर फीलिंग्स होती है। ही वॉज द फर्स्ट टू डिमॉन्स्ट्रेट रेडियो कम्युनिकेशन विद मिलीमीटर वेवलेंथ, है ना। और Bose is considered the father of Bengali science fiction. A crater on the moon has been named in his honor. मून में क्रेटर है जो उनके ऑनर में, उनके नाम पे है। इसके अलावा इन्होंने पब्लिश किया था 1896 में निरुद्दे शेर कहिनी, याद रखिएगा, निरुद्दो शेर कहिनी इन्होंने पब्लिश किया था, द फर्स्ट वर्क ऑफ साइंस फिक्शन इन बंगाली लैंग्वेज। एंड ही वॉज द फर्स्ट एशियन टू बी अवॉर्डेड अ यूएस पेटेंट। 1904 में इनको पेटेंट दिया गया था फॉर इन्वेंशन ऑफ अ डिटेक्टर फॉर इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंसेस। एक डिटेक्टर बनाने के लिए पेटेंट दिया गया था फॉर इन्वेंशन ऑफ अ डिटेक्टर फॉर इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंसेस। इनकी बुक्स भी हैं, रिस्पॉन्स इन द लिविंग एंड नॉन लिविंग, द नर्वस मैकेनिज्म ऑफ प्लांट्स, ये सब इनकी कुछ फेमस किताब है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग सर जेसी बोस और आपको बहुत कुछ उनके बारे में पता चला होगा। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड बैंक रेजेज इंडियाज ग्रोथ प्रोजेक्शन टू 6.9%। वर्ल्ड बैंक ने इंडिया की जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है उसको बढ़ा दिया है। वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में ये भी कहा है कि इंडिया की ग्रोथ जो इफेक्ट हो रही है वो हो रही है बिकॉज ऑफ द ग्लोबल स्लो डाउन। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है जो इंडिया के लिए फेवर में जा सकता है कि इनका वर्ल्ड बैंक का कहना है कि इंडिया की ग्रोथ जो कम हुई है दैट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ इंडियन रीजन्स बट दैट इज़ लार्जली एट्रीब्यूटेड टू द ग्लोबल रीजन्स। जो ग्लोबल स्लो डाउन है इस कारण से उसके एक्सपोर्ट और ये सब कम हो रहे हैं, ठीक है ना। एंड अगर आप देखें फॉरेक्स रिजर्व ज़रूर कम हुए हैं इंडिया के 10% के आसपास, बट स्टिल एक एडिक्वेट बफर है, लगभग 8 महीनों का बफर ये अभी भी झेल सकता है जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व है। आप लोग के लिए एक सवाल, बहुत ही सिंपल सवाल, कई बार मैंने बताया कि फॉरेक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे गोल्ड आता है, करेंसी आता है, और क्या क्या चीज़ें आती हैं, 1-2 चीज़ें और आती हैं वो आप बता दो मुझे, ठीक है ना। तो फॉरेक्स रिजर्व के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, दिस इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, आई होप यू विल बी एबल टू आंसर दिस, ठीक है। और इसके अलावा ये रिपोर्ट का नाम क्या था, तो ये रिपोर्ट कौन सी थी ये हम देख लेते हैं। रिपोर्ट का नाम था इंडिया डेवलपमेंट रिपोर्ट, इंडिया डेवलपमेंट रिपोर्ट, जिसको नेविगेटिंग द स्टॉर्म के टाइटल से निकाला गया था। इट इज़ इंडिया डेवलपमेंट रिपोर्ट। अगर आपसे कोई पूछे कि इंडिया डेवलपमेंट रिपोर्ट नेविगेटिंग द स्टॉर्म किसने निकाली, तो ये आपको वर्ल्ड बैंक ने निकाली। तो दैट इज़ अ थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। अब वर्ल्ड बैंक के कुछ और पब्लिकेशंस और इंडेक्सेस के बारे में आपको बता दूं, तो वर्ल्ड बैंक के अगर हम पब्लिकेशंस की बात करें तो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स जो रिपोर्ट है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स वो वर्ल्ड बैंक निकालता है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक निकालता है। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स भी इंपॉर्टेंट है और वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ग्लोबल फिनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, रेमिटेंस रिपोर्ट, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, इंडिया डेवलपमेंट अपडेट, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इंडेक्स, सर्विसेज ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस इंडेक्स, ये सारे वर्ल्ड बैंक निकालता है, ठीक है ना। सर्विस ट्रेड रिस्ट्रिक्शन इंडेक्स, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इंडेक्स, इंडिया डेवलपमेंट अपडेट, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, रेमिटेंस रिपोर्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स, ये वर्ल्ड बैंक निकालता है। आप दोनों तो याद ही रखना, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स भी याद रखना एंड वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दीज थिंग्स, आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स है। तो कैंगारू कोर्ट के बारे में यहाँ पे आया है न्यूज़। तो व्हाट इज़ अ कैंगारू कोर्ट, मैं आपको बता दूँ। देखो कंगारू कोर्ट सिंपल सी बात है, एक ऐसा कोर्ट है विच इग्नोर्स द रिकग्नाइज्ड स्टैंडर्ड्स ऑफ लॉ और जस्टिस। अब देखो कंगारू किसके लिए फेमस है, जंप करने के लिए फेमस है। तो कंगारू कोर्ट वही है जो जंप कर जाते हैं सीधे कंक्लूजन में, है ना। ये ऐसे कोर्ट्स होते हैं जो सीधे जंप करते हैं कंक्लूजन में एंड वो स्टैंडर्ड जो लॉ है, स्टैंडर्ड जस्टिस की जो प्रोसेस है उसको फॉलो नहीं करते, है ना। दे डू नॉट फॉलो द स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ऑफ लॉ एंड ऑल एंड दे मतलब ऑब्वियस सी बात है, दे आर इग्नोरिंग द ड्यू प्रोसेस, इग्नोर करते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को एंड दे कम टू अ प्री डिटरमाइंड कंक्लूजन, दे कम टू अ प्री डिटरमाइंड कंक्लूजन। तो ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग, जैसे कंगारू कोर्ट हो गई, खाप पंचायत भी हो गई आपकी, तो ये सब इसी तरीके की होती हैं, ठीक है। दे आर बेसिकली पैट्रियार्कल डिक्टेट होते हैं, तो वही लिखा है देखो, कैंगारू कोर्ट्स आर रनिंग ऑन द पैट्रियार्कल डिक्टेट, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना, दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। आगे मूव करते हैं। अच्छा, कंगारू कोर्ट्स के बारे में याद रखना कि ऐसा नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन कंगारू कोर्ट्स की परमिशन देता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे कंगारू कोर्ट्स के बारे में कुछ नहीं बोलता है एंड दे आर जनरली अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशंस ओनली, एक तरीके से अनलॉफुल होते हैं, है ना। चेन्नई में जैसे इसको कट्टा पंचायत बोलते हैं, कट्टा पंचायत, दे आर नोन एज कट्टा पंचायत इन चेन्नई
है ना। अभी रिसेंटली बीच में जब हमारे चीफ जस्टिस एन.वी. रामणा जी थे तब भी कंगारू कोर्ट्स का काफ़ी आया था, जब मीडिया के लिए कहा गया था कि मीडिया को रिस्पॉन्सिबली बिहेव करना चाहिए, क्योंकि मीडिया ट्रायल्स के कारण कई बार कंगारू कोर्ट्स अपने डिसीजन देते हैं। तो ऑल दिस थिंग्स आर हैपनिंग। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दिस थिंग्स, आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव अहेड विद मी। यहाँ पे फिर से विझंजम पोर्ट के बारे में है। तो आपको कल भी मैंने आपको बताया था कि इट्स अ पोर्ट इन केरला जो कि अडानी के द्वारा बनाया जा रहा है, एंड काफ़ी इसका प्रोटेस्ट चल रहा है क्योंकि कह रहे हैं कि कोस्टल इरोजन एंड ऑल दीज थिंग्स विल बी देयर। एडिटोरियल पे आते हैं। तो पहला जो एडिटोरियल डिस्कस हम करेंगे वो है सिनेरियोज फॉर फ्यूचर ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। तो यहाँ पे ऑथर ने 3 सिनेरियोज की बात की है। देखो एक उन्होंने कहा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की और CII की एक रिपोर्ट थी 2000 इंडिया एंड द वर्ल्ड सिनेरियोज टू 2025। 2005 में ये रिपोर्ट पब्लिश हुई थी। नाम क्या है? इंडिया एंड द वर्ल्ड सिनेरियोज टू 2025। ये रिपोर्ट याद रखिएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की और CII की रिपोर्ट थी। अब इसमें उन्होंने 3 सिनेरियोज की बात की थी इंडिया के लिए, एंड उसमें से उस समय इंडिया हालांकि फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ज़रूर था 2005 के आसपास। तो उसमें उन्होंने जो 3 सिनेरियोज दिए थे, पहला जो सिनेरियो था वो था बॉलीवर्ल्ड सिनेरियो, है ना। इंडिया का जो था वो था बॉलीवर्ल्ड सिनेरियो। इसमें उन्होंने बात की थी कि किस तरीके से इंडिया की जो ग्रोथ थी वो मिलियनियर्स क्रिएट कर रही थी और गरीब क्रिएट कर रही थी, दोनों। मतलब कि रिच वॉज गेटिंग रिचर एंड द पुअर वॉज गेटिंग पुअर। तो दोनों एक कंट्रास्ट रियलिटी थी, जहाँ पे एक ट्रिकल डाउन अप्रोच फॉलो की जा रही थी। टॉप टू डाउन कह रहे थे कि ग्रोथ होगी, अगर ऊपर के लोग ग्रो करेंगे तो नीचे के लोग ग्रो करेंगे, कुछ चीज़ें ऐसी कही जा रही थी। नाउ दैट वाज द ट्रिकल डाउन अप्रोच। तो ये बॉलीवर्ल्ड सिनारियो था, एंड इसमें ना कहा, इसमें यही हो रहा था कि कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा रिच होते जा रहे थे, जो वेल्थ थी टॉप 1% की वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही थी, और जो नीचे लोग थे जो बिलो पॉवर्टी लाइन थे वो भी बढ़ रहे थे, ठीक है ना। ऑल दीज थिंग्स वर हैपनिंग। सो दैट वाज द फर्स्ट। वायलेंस, अब देखो ऑब्वियस सी बात है, जब डिस्क्रिमिनेशन बढ़ेगा, जब इनइक्वालिटी बढ़ेगी तो क्राइम बढ़ेगा। आपने नक्सल एरियाज़ का देखा होगा, है ना, 2006 के आसपास, इसलिए फिर फॉरेस्ट राइट एक्ट और ये सब चीज़ें लाई गई, है ना। और अर्बन क्राइम्स में इंक्रीज़ हुआ, वायलेंट क्राइम्स में इंक्रीज़ हुआ, है ना। ये सारी चीज़ें आप लोग को देखें तो ये बॉलीवर्ल्ड सिनेरियो था इकोनॉमिक ग्रोथ का, एंड ये काफ़ी पेनफुल हो गया फॉर द मिलियंस ऑफ सिटीजन्स हु वर लिविंग इन इट। सेकेंड सिनेरियो था अटकता भारत। अटकता मतलब कि स्टॉलिंग यानी रुकता हुआ, अटकता हुआ। अब यहाँ पे इन्होंने फिर से वही बात बोली कि ये जो सेकेंड सिनेरियो था अटकता भारत, इट वॉज ऑल्सो इंक्रीजिंग द इनइक्वालिटी एंड इनसिक्योरिटी, है ना। ये भी इनइक्वालिटी और इनसिक्योरिटी को प्रमोट करता। दूसरा था जो था, है ना। अब यहाँ पे जो लार्जर रोल था इकोनॉमी में, उसमें रिसोर्सेज प्रॉपर नहीं थे और उनका रीडिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं था। मतलब कि जो गवर्नमेंट थी वो कॉरपोरेट्स को फेवर करेगी, गवर्नमेंट्स बहुत ज़्यादा इसमें मतलब कोशिश करेगी कि सिर्फ बिजनेसेस और ये सब बढ़ें। एंड ये जो दोनों ही फिलॉसफीज़ जो हैं बॉलीवर्ल्ड की और अटकता भारत, दोनों ही टॉप डाउन अप्रोच वाली फिलॉसफीज़ हैं कि आप तो ये डेवलप करो, वो चीज़ें डेवलप हो जाएंगी बाद में, नीचे वाली। तीसरी जो अप्रोच है वो ज़्यादा बेटर अप्रोच है, एंड दिस वाज द पहले भारत अप्रोच। द पहले भारत अप्रोच जो थी, पहले इंडिया या पहले भारत अप्रोच जो है, इसमें एक कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन की बात की गई थी और लोकल लीडर्स को भी इंक्लूड करने की बात की गई थी, वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को इंक्लूड करने की बात की गई थी, कोऑपरेटिव सेक्टर्स को इंक्लूड करने की बात की गई थी। तो ये जो अप्रोच थी, मतलब कि जो पहले इंडिया या पहले भारत वाली अप्रोच है, दैट इज़ द बेस्ट सिनेरियो। एंड यही चीज़ यहाँ पे ऑथर ने बताई कि जो ये रिपोर्ट थी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और CII की, इंडिया एंड द वर्ल्ड सिनेरियोज टू 2025, तो इसमें से हमको जो अप्रोच अपनानी चाहिए वो ये पहले इंडिया या पहले भारत वाली अप्रोच ही है, क्योंकि अब हम G20 को भी होस्ट करने वाले इस साल, SCO का भी हमको चेयरमैन बनाया जाएगा इस साल के लिए। तो ये चॉइस हमारी है कि हम लोकल सिस्टम सॉल्यूशंस, लोकल इन्वायरमेंट, लोकल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स और इन सब को सॉल्व करने के लिए लोकल कम्युनिटीज़, इन सब को इन्वॉल्व करें। वो बेस्ट मॉडल होगा जो कि इन सिस्टमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएगा, एक हार्मोनियस वर्ल्ड क्रिएट हो पाएगा। ऑब्वियस बात है, जब कोऑपरेशन आएगा तभी तो हार्मोनियस वर्ल्ड आएगा। सो दैट इज़ द थिंग विच वॉज देयर। अगली जो न्यूज़ है वो है दिल्ली चोकिंग बट नॉट टू ब्लेम स्टबल बर्निंग अलोन। तो यहाँ पे नॉर्मल सी बात है, आप सबको पता होगा कल दिल्ली में कंस्ट्रक्शन वर्क बंद कर दिए गए बिकॉज ऑफ द पुअर एयर क्वालिटी, एंड गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप लिए हालांकि, लेकिन आज भी हमको दिल्ली का पोल्यूशन नहीं कम कर पाए हैं। तो इसका सिंपल सा रीज़न ये है, यहाँ पे ऑथर ने कहा कि देखो, अब सिर्फ और सिर्फ आप स्टबल बर्निंग को ही ब्लेम नहीं कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। इनफैक्ट जो दिल्ली के अराउंड जो बायोमास बर्निंग है वो अपने
आप में सफिशिएंट है फॉर पॉल्यूटिंग द दिल्ली। तो बहुत ज़्यादा बायोमास, बहुत ज़्यादा अमाउंट में बायोमास जो है वो बर्न किया जाता है दिल्ली के अराउंड। सिर्फ और सिर्फ स्टबल बर्निंग का नाम लेकर के आप नहीं बोल सकते, ठीक है ना। हाँ, हालांकि स्टबल बर्निंग एक बहुत बड़ा पार्ट है। आपको एग्रीकल्चरल पैटर्न, एग्रीकल्चरल स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा, लोगों को कंपनसेट करना पड़ेगा कि वो ये चीज़ ना ग्रो करें, या तो वो अगर कम मात्रा में करें, या तो उसका कोई सोल्यूशन निकालो। तो अल्टरनेटिव्स प्रोवाइड करो, या तो उनका एग्रीकल्चरल पैटर्न में चेंज कराओ, है ना। तो ऑल दिस थिंग्स आर रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू गो अवे विद द स्टबल बर्निंग, बट दैट इज़ नॉट दी ओनली थिंग ना। दिल्ली में और भी चीज़ें, जैसे कि वहाँ पे बहुत सारे रीजंस हैं। पुअर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। इनफैक्ट आप अगर देखें हो, दिल्ली में जो लाल बसेस चलती हैं और जो ग्रीन बसेस चलती हैं वो हाईली पॉल्यूटिंग बसेस हैं। इसके अलावा ग्रीन बसेस तो ऐसे चलती हैं जैसे वो मतलब उनको दिख ही ना रहा हो कुछ आगे पीछे। तो ऑल दिस थिंग्स हैपन देयर। एंड इसके अलावा अपना ही इतना ज़्यादा डस्ट क्रिएट होता है, इतनी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ दिल्ली के अंदर क्रिएट होती हैं। नोएडा वाला रीजन हो गया, बहुत ज़्यादा डस्ट और बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। ओखला रीजन हो गया, आप देखो कितनी इंडस्ट्रीज़ हैं ओखला वाले रीजन में, है ना। नोएडा में कितनी गाड़ियां चलती हैं। ऑल दिस थिंग्स आर हैपनिंग एंड इतना ज़्यादा वो डस्ट क्रिएट कर रहा है, इतना इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है पॉल्यूशन होगा ही होगा। अब आप क्या करते हैं, बार बार केवल और केवल क्या ब्लेम करते हो कि स्टबल बर्निंग है पंजाब की। तो पंजाब की स्टबल बर्निंग को आप बार बार क्लेम कर रहे हो, है ना। इसके अलावा ऑथर ने कहा कि नंबर ऑफ व्हीकल्स बहुत ज़्यादा हैं दिल्ली में, एंड व्हीकल्स बहुत बड़ा सोर्स है पॉल्यूशन का, है ना। एक तो दूसरा चीज़ की जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसके फ्लीट को आप एक्सपैंड करो और अच्छी गाड़ियाँ प्रोवाइड कराओ, और सिटीजन्स जो मतलब यूज़ करें पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को, उसको प्रमोट करो। बसेस, दिल्ली मेट्रो, इनको लोग यूज़ करें, इसको प्रमोट करो। एंड ये सारी चीज़ें आप जो अगर करेंगे तो डेफिनेटली इसमें आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। और लोगों का एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा, लोगों का बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ स्टबल बर्निंग बोलने से काम नहीं चलेगा। तो दीज आर द थिंग्स विच वर डिस्कस्ड इन दिस आर्टिकल। आगे बढ़ते हैं। यूरोप के कंसर्न रिगार्डिंग द यूएस IRA। अब आपको ऑलरेडी मैंने पढ़ाया है, IRA इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट। IRA क्या है? इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट है, और ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इसको प्रमोट किया है, इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट। अब इसमें है क्या चीज़ मैं आपको बता दूं। इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट के अंतर्गत हाल ये एक $430 बिलियन का एक पैकेज है ऑफ फेडरल स्पेंडिंग। फेडरल स्पेंडिंग मतलब कि यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट की स्पेंडिंग है, जिसमें बहुत सारे टैक्स ब्रेक्स दिए जाएंगे, बहुत सारी टैक्स क्रेडिट्स दी जाएंगी, बहुत सारे लेवीज दिए जाएंगे। एंड ये क्यों दिए जाएंगे? इन ऑर्डर टू फाइट द क्लाइमेट चेंज। एक तो क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए, दूसरा और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स को प्रमोट करने के लिए, प्लस और ज़्यादा जॉब्स को क्रिएट करने के लिए। इन्वेस्टमेंट और जॉब कहाँ? इन्वेस्टमेंट ऑफ जॉब क्लाइमेट इंडस्ट्री में। क्लाइमेट इंडस्ट्री मतलब कि रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्री में। तो ये इंपॉर्टेंट एक्ट है जो कि अमेरिका लेकर के आया है, इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट। अब यूरोपियन यूनियन का ये कहना है कि भैया अगर आप इतने टैक्स क्रेडिट दोगे, इतने टैक्स ब्रेक दोगे, तो फिर सारा का सारा इन्वेस्टमेंट तो यूरोप से निकल करके कहाँ चला जाएगा? अमेरिका चला जाएगा इसका बेनिफिट उठाने। तो उससे हमको बड़ा नुकसान होगा। लेकिन अमेरिका ने कहा है कि अब चूँकि हमने बोल दिया तो हमने बोल दिया, हमको क्या करना, आपके यहाँ हो चाहे ना हो, है ना। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ देयर। ये भी आपको पता होना चाहिए। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स है। पता नहीं क्या क्लिक हो जाता है। हाउ इज ट्राई प्रपोजिंग टू हेल्प कॉलर्स आइडेंटिफाई द स्पैमर्स। अब ट्राई ने एक नया बेसिकली टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई यानी कि, उसने एक नया कंसल्टेशन पेपर फ्लोट किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अब वो नया सिस्टम लेकर के आएंगे, कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन फीचर। कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन फीचर। इस फीचर में क्या होगा कि जब किसी का कॉल आएगा तो जैसे ट्रू कॉलर या भारत कॉलर करके ID और ये सब बताते हैं ना कि स्पैम है, ये क्या है, उसी तरीके से ये कॉलर नेम प्रेजेंटेशन फीचर जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। और आइडिया ये है कि टेलीफोन सब्सक्राइबर्स को दे आर एबल टू मेक अ इन्फॉर्म्ड चॉइस अबाउट द इनकमिंग कॉल्स, एंड बहुत सारे हरासमेंट भी कम हो जाएंगे, बहुत सारे स्पैम कॉलर्स भी कम हो जाएंगे। एंड ये इसके ऊपर कंसल्टेशन पेपर के ऊपर कमेंट्स उन्होंने मांगे हैं, ठीक है ना। पर्पज़ यही ऑब्वियस बात है, लोग कई बार फ़ोन नहीं उठा पाते, कई बार एसेंशियल कॉल से नहीं उठा पाते अगर उनको नाम नहीं पता रहता किसका है। तो आपने देखा होगा अननोन नंबर नहीं उठाते ज़्यादातर लोग। तो ये काफ़ी चीज़ें होती हैं। अब कई बार रोबो कॉल्स भी आते हैं। तो रोबो कॉल्स क्या हैं? ऐसे कॉल्स विच आर ऑटोमेटिकली जनरेटेड बाय यूजिंग IT इनेबल्ड सिस्टम्स। उसमें प्री रिकॉर्डेड वॉइस रहती है, वो कॉल करती है। स्पैम कॉल्स, फ्रॉडुलेंट कॉल्स होते हैं।
ट्रू कॉलर की एक रिपोर्ट है, ग्लोबल स्पैम एंड स्कैम रिपोर्ट, ग्लोबल स्पैम एंड स्कैम रिपोर्ट, ये लिख लेना अपने नोट्स में। ये ट्रू कॉलर की रिपोर्ट है, ग्लोबल स्पैम एंड स्कैम रिपोर्ट। इसने रिवील किया कि एवरेज नंबर ऑफ स्पैम कॉल्स पर यूज़र ईच मंथ इन इंडिया स्टूड एट 16.8, मतलब 17 लगभग कॉल्स आपको स्पैम कॉल्स आते हैं पर मंथ। मेरे हिसाब से तो ये कम से कम 34 से 40 आते हैं। देखो मेरे को तो 34 से 40 स्पैम कॉल आते हैं। हाँ ठीक है ना, तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ देयर। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। अगली न्यूज़ है चैट जीपीटी। अब ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टूल है जिसको बनाया गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है। इसको बनाया किसने? ओपन एआई नाम का एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है एंड कंपनी है ओपन एआई, उसने चैट जीपीटी बनाया है। चैट जीपीटी क्या है? लोग इसको जब देखेंगे तो ये कहेंगे कि एक चैट बॉट है। चैट बॉट मतलब कि जैसे आपने कोई वेबसाइट पे गए तो वहाँ पे ऑटोमेटिक जो चैट का ऑप्शन खुल जाता है ना, चैट बॉट होता है। लेकिन ये चैट बॉट से कहीं ज़्यादा है, काफ़ी कुछ काम कर सकता है। चैट बॉट तो केवल चैट कर सकता है, ये आपके रिस्पॉन्सेज के अकॉर्डिंग, मतलब इसमें प्री रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेज नहीं आते। चैट बॉट पर हालांकि प्री रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेज आते हैं। हाउ कैन आई हेल्प, आपने कुछ लिखा उसके अकॉर्डिंग उसने 4 ऑप्शन दिया, फिर वो समझता ही नहीं है आप कुछ अगर लिखो तो। लेकिन ये जो चैट जीपीटी है एक एआई टूल है, तो ये आपसे समझ के आपकी बातें का रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है ना। इसके अलावा ये बहुत सारे क्रिएटिव टास्क कर सकता है, जैसे कि स्टोरी लिख सकता है। अगर आप दे दो ना कि एक लायन और एक चूहे की स्टोरी लिख दे तो वो लिख देगा। आप जस्ट लायन एंड चूहा लिख दो तो वो स्टोरी लिख देगा पूरी। तो ये सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि इंपॉर्टेंट है। एंड लैंग्वेज इसीलिए इसको बोलते हैं लैंग्वेज मॉडल। तो इट इज़ अ लैंग्वेज मॉडल रादर देन अ चैट बॉट। इट इज़ नॉट जस्ट अ चैट बॉट, इट्स अ लैंग्वेज मॉडल। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दिस इज वॉज द थिंग विच वॉज देयर। युआन वैंग 5 सर्विलेंस वेसल ऑफ चाइना री इंटर्स इंडिया। तो युआन वैंग 5 एक मतलब चाइनीज़ वेसल है जो कि इंडिया में इंटर कर गया है। इंडिया में नहीं, सॉरी, इंडियन ओशन रीजन में, इंडियन ओशन रीजन में इंटर कर गया है। और आपको पता होना चाहिए कि ये चाइना कई बार ऐसी ज़रूरत कर चुका है, कई बार ऐसी कर चुका है कि इंडियन ओशन रीजन में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है वो, है ना। तो हम सबको ये पता है। 2 months after notifying the new norms, waitlist for adoption shrinks to 644। अब रूल्स ऑफ एडॉप्शन ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो है वो नोटिफाई किए गए थे 23 सितंबर को इस साल। रूल्स फॉर एडॉप्शन ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। अब आप सबको पता होगा कि इस नए रूल्स में, द न्यू रूल्स दे आर बेसिकली एम्पावर द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पावर देते हैं टू इशू द एडॉप्शन ऑर्डर। ये भी आपको पता होगा कि जो नए नियम हैं वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पावर देते हैं कि वो एडॉप्शन ऑर्डर इशू कर सकें। पहले ये ऑर्डर केवल जुडिशरी इशू करता था। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास पावर आ जाने से अच्छी बात ये हुई है कि बहुत सारे जो पेंडिंग केसेस थे एडॉप्शन के वो कम हो गए, ठीक है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब बहुत सारे रिफॉर्म्स किए गए थे, उनमें से कुछ है जैसे कि प्री एंड पोस्ट एडॉप्टिव काउंसलिंग। एक तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वाली बात, दूसरा प्री एंड पोस्ट एडॉप्टिव काउंसलिंग। तो एक बार प्री एंड पोस्ट एडॉप्टिव काउंसलिंग हो गई। तीसरा मतलब किसकी काउंसलिंग होती है? अडॉप्टिव पेरेंट्स, जो पेरेंट्स अडॉप्ट करते हैं ना, प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव, उनकी होती है, ठीक है, काउंसलर्स द्वारा की जाती है। एंड इसके अलावा निमहंस यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज, उसके द्वारा भी एक मतलब काउंसलिंग की जाती है। तो ऑल दिस थिंग्स आर हैपनिंग एज अ रिजल्ट ऑफ द चेंजेस ब्रॉट बाय इन द एडॉप्शन लॉ, है ना। तो एडॉप्शन रिलेटेड लॉज में ये चेंज किए गए हैं। इसके अलावा कंप्लीट हेल्थ चेकअप भी होता है, डन थ्रू द चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ द चाइल्ड्स डिस्ट्रिक्ट बिफोर प्रोसेसिंग द एडॉप्शन। एंड इसके अलावा ये भी किया गया है कि जो एक पोर्टल था केयरिंग्स पोर्टल, क्या बोलते हैं, चाइल्ड एडॉप्शन रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस सिस्टम, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है एडॉप्शन के लिए, केयरिंग्स पोर्टल, केयरिंग्स, ठीक है ना। तो उसमें भी काफ़ी चेंजेस किए गए थे। इसके अलावा जो प्रोस्पेक्टिव एडॉप्टिव पेरेंट्स हैं दे कैन नाउ ऑप्ट फ्रॉम देयर होम स्टेट और रीजन, वो एडॉप्शन के लिए होम स्टेट और रीजन से कर सकते हैं एडॉप्ट। और ये इसका रीज़न ये किया गया है कि ताकि चाइल्ड की फैमिली और चाइल्ड जो है वो दोनों सेम सोशियो कल्चरल एटमॉस्फेयर के लोग रहें तो ज़्यादा बेटर एडॉप्ट कर सकते हैं। इसके अलावा फॉस्टर फैमिलीज़ के में भी चेंजेस किए गए थे कि पहले जो फॉस्टर केयर था उसमें 5 साल का वेट करना पड़ता था, मतलब पहले बच्चे को 5 साल तक फॉस्टर केयर में रखना पड़ता था, उसके बाद आप अडॉप्ट कर सकते हैं। बट अब वो फॉस्टर केयर वाला टाइम पीरियड भी 5 साल से घटा करके 2 साल कर दिया गया है। तो 2 साल फॉस्टर केयर में रखने के बाद आप अडॉप्शन का एप्लीकेशन दे सकते हैं। आज से विंटर सेशन स्टार्ट हो जाएगा पार्लियामेंट का। 25 बिल हैं जो कि टेबल किए गए हैं और उनमें से इसीलिए बात है कि लोगों को लग रहा है कि डिस्कशन नहीं कर रही है पार्लियामेंट। तो देखते हैं इस बार कैसे वो बिल पास करते हैं। वाई के अलग
इकोनॉमिस्ट हैं, फॉर्मर मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उनकी डेथ हो गई है। वाई के अलग क्यों इंपॉर्टेंट है आपको पता होगा कि वाई के अलग कमेटी थी पॉवर्टी एस्टिमेशन की, वाई के अलग कमेटी थी पॉवर्टी एस्टिमेशन की। और 1979 तक जो अप्रोच चलती थी पॉवर्टी एस्टिमेशन की वो इनकम के ऊपर चलती थी कि इनकम कमी है, इनकम की कमी है ना। बाद में ये डिसाइड किया गया कि भैया स्टारवेशन देखो कि लोग प्रॉपर खा पा रहे हैं कि नहीं खा पा रहे हैं, उससे आप पॉवर्टी एस्टिमेट करो। तो ये अप्रोच जो थी वाई के अलग कमेटी के रिकमेंडेशन पे लाई गई थी। इसमें उन्होंने कैलोरीज बताई थी कि ऐसे लोग जो 2100 कैलोरी से कम खा रहे हैं अर्बन एरियाज में और 2400 कैलोरी से कम खा रहे हैं रूरल एरियाज में, वो पुअर है। तो ये वाई के अलग कमेटी का ही लॉजिक था जिन्होंने कैलोरीज इंटेक को कहा था कि ये पॉवर्टी डिटरमाइन करना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि रूरल एंड अर्बन एरियाज के जो लोग हैं वो अलग अलग टाइप के फिजिकल वर्क करते हैं, रूरल एरियाज के ज़्यादा करते हैं, अर्बन एरियाज के कम फिजिकल वर्क करते हैं, है ना। ये उन्होंने लिया था। इसके अलावा उनका ये भी मानना था कि जो स्टेट मतलब जो स्टेट है दैट वुड टेक द केयर ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन ऑफ द पीपल। वाई के अलग कमेटी जो थी इट वाज एक्चुअली द फर्स्ट वन ऑफ द फर्स्ट कमिटीज़ जिसने कि पॉवर्टी एस्टिमेशन के लिए कैलोरी इनटेक मॉडल को लिया था। इंडोनेशिया अप्रूव्स बैन ऑन सेक्स आउटसाइड मैरिज, मतलब यू कैन नॉट हैव सेक्स आउटसाइड योर मैरिज, दिस इज नाउ द न्यू लॉ इन इंडोनेशिया। अच्छा, लोग इसको भी अपोज कर रहे हैं, पता नहीं कौन से सिविल राइट्स वाले ग्रुप हैं। लिटरली इट इज़ अ थिंग टू लाफ ओनली कि सिविल लिबर्टीज़ ग्रुप है, वो कह रही है कि लोगों के फ्रीडम और लोगों की सिविल लिबर्टीज़ के ऊपर ये एक इट्स अ अटैक ऑन दैट। मतलब you should be allowed to have sex outside your marriage. This is what the people, the so-called civil right activists are basically demanding for that in इंडोनेशिया। अब आप देखिए प्रोटेस्टर, ये बंदा ये प्रोटेस्टर है। आई डोंट नो व्हाट टू से इन दिस। सो दैट थिंग हैज़ हैपेंड इन इंडोनेशिया में। हालांकि अभी इसमें 3 साल लगेंगे इसको फोर्स में आने के लिए, बट स्टिल पीपल आर मेकिंग ह्यू एंड क्राई ऑन दैट ऑल्सो। तो दैट इज द थिंग विच इज हैपनिंग। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।